1975 के वर्ल्ड कप विनर्स, 1979 के वर्ल्ड कप विनर्स, एक ऐसा टेस्ट मैच डोमिनेंस 1980s में कि वो 82 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें से वो 43 जीते और सिर्फ 8 हारे और बाकी ड्रॉ, यानी विन परसेंटेज 52.4% का। कैरिज्मेटिक लीडर्स जैसे क्लाइव लॉयड, जिन्होंने वेस्ट इंडीज को, जो कि एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, उसको साथ मिलकर खेलना सिखाया, और ना सिर्फ सिखाया बल्कि दुनिया भर में डोमिनेट किया। विव रिचर्ड्स ने अपनी कैप्टनसी ली 1984 में, तो वो 7 साल कैप्टन रहे 1991 तक वेस्ट इंडीज के। उस बीच में उन्होंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। कुल 50 टेस्ट मैचेस में वो कैप्टन थे और 27 जीते, उसमें से 15 हारे और 8 ड्रॉ। एक टाइम था जब लोग घबराते थे इनकी टीम सुनकर। इनके प्लेयर्स जैसे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, कॉलिन क्रॉफ्ट, मैल्कम मार्शल, खत्म ही नहीं होता था भाई ये लिस्ट। एक तो इतने लंबे और दूसरा इतना घातक पेस। और आज ऐसी हालत है इस देश की कि अपने ही घर में एक इनिंग्स में 30 रन नहीं बन पाए। क्रिकेट की हिस्ट्री का सेकंड लोएस्ट टेस्ट स्कोर है ये आफ्टर न्यूजीलैंड्स 26। वो कहते हैं ना कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। वेल दैट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। पर इस डाउनफॉल की कई सारी वजह है, एक फैक्टर नहीं। आज इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, जिसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा था क्रिकेट में, आज एक ऐसे मुकाम पे है कि इसके बोर्ड के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि ये 27 रन हमें स्लीपलेस नाइट्स देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में एक टेस्ट सीरीज होती है, जहां पहले 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज अपने घर पे हार जाती है और आखिरी टेस्ट मैच जीतने के लिए, एक रिडेम्पशन के लिए, उनको चेस करने हैं 204 रन। पर मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और हेजलवुड के सामने ये टीम ऐसे ढेर हो गई कि शायद प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और दुनिया भर में लोग ये सवाल पूछने लगे कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक्चुअली चल क्या रहा है। और मैं अभी भी ये शायद वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं और आगे मैं बताऊंगा आपको क्यों। अचानक ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स, सबको बुला लिया जाता है कि प्लीज भाई हमारे क्रिकेट में भी थोड़ा झांक के देखिए कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या गलती कर रहे हैं। और इन लोगों की एक कमेटी बनाई गई शिवनारायण चंद्रपॉल, डेस्मंड हेन्स, इयन ब्रैडशॉ के साथ, कि कोई तो बताया कि भाई क्या हो गया, अब हमें उठना ही पड़ेगा इस चीज से। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही वेस्ट इंडीज टीम है जो 2023 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और अभी भी 2027 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए इनको क्वालिफायर राउंड से गुजरना होगा। सो ये प्रॉब्लम्स काफी टाइम से है, बस इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा था, और शायद ये एक आखिरी मौका है इनके लिए कि ये कुछ कर पाए और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को रिवाइव कर पाए। पर अब ये लोग एक कमेटी बना रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग इस कमेटी में क्या डिस्कस करेंगे? क्या इनके पास उतनी रिसोर्सेज हैं? तो चलो एक एक करके पूरी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है मनी। ये जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि यार वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमें लूटा जा रहा है, कोई सहारा नहीं है, तो मैं उनको ये बता दूं कि इसी साल 10 फरवरी को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक गवर्नेंस रिफॉर्म पास किया था। इस रिफॉर्म के तहत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एक फेयर तरीके से किए जानी चाहिए थे, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जानी चाहिए थी। एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड वो पिछले 5-6 साल से ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं टू बी फेयर ऑन देयर पार्ट, एंड उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स ओपनली रिलीज भी किए हैं राइट फ्रॉम 2019। इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इस पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड 2021 के $21 मिलियन के डेफिसिट पे 2024-25 में $46 मिलियन का सरप्लस अनाउंस किया है। सो पिछले 4 सालों में एक फाइनेंशियली बेटर पोजीशन तो डेफिनेटली हुई है। सिर्फ लास्ट 3 साल में $67 मिलियन का टर्न अराउंड था। एनुअल रेवेन्यू 2024 में ऑलमोस्ट $90 मिलियन का था और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 22 मिलियन की। इसमें ऑब्वियसली इंडिया और इंग्लैंड के टूर्स बहुत ज्यादा काम आए, जहां पे मीडिया राइट्स 33 से 34 मिलियन डॉलर्स तक गए। सबसे बड़ा इंपैक्ट 2024 के वर्ल्ड कप का था, जहां फीस इनकी 46 मिलियन की थी, टिकट 18 मिलियन, मीडिया राइट्स 14 मिलियन और बाकी मिसलेनियस इनकम मिला के 88 मिलियन तक पहुंच गई थी रेवेन्यू। सो अगर आप ये कह रहे हो कि भाई कोई पैसा नहीं है, तो ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट होगा। हाउएवर, हाँ, बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन में कम जरूर है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि बिग 3 यानी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने टॉस के साथ इनकी मदद नहीं करी। पर अब बात आती है इनके पैसों को यूटिलाइज करने की।
कैसे चैनलाइज किया जा सकता है ये सारा कुछ। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली वेस्ट इंडीज में। क्यों? तो आते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। अब इसमें एंटीगा भी है, बारबाडोस भी है, क्यूबा भी है, डोमिनिका भी है, सेंट किट्स है, सेंट लूसिया है और ऑलमोस्ट 13 आइलैंड्स हैं अलग अलग। सो अलग अलग देश हैं और इनके अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं तो रूल्स अलग अलग हैं, डिमांड्स अलग अलग हैं और रिप्रेजेंटेशन भी अलग है बोर्ड पे। सो क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सारे बोर्ड्स पे अलग अलग देशों की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। सबको अपनी चलानी है, सबकी अपनी मांगे हैं। सो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड को अगर हम देखें उठा के तो इसमें आपको एक भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं मिलेगी जिसने अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेला है। सो जो प्लेयर्स को समझ सके, स्पोर्ट को समझ सके, ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअली प्रॉब्लम को समझ सके, वो ऐसा कोई है ही नहीं बंदा। ब्रायन लारा ने भी अभी रिसेंटली 27 वाली हार के बाद ये बोला है कि बोर्ड ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए कि वो लोग रुके। क्यों रुकेंगे वो लोग? निकोलस पूरन जैसा प्लेयर 29 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाता है। पहले ऐसा कि यार लोग काउंटी खेलते थे या डोमेस्टिक खेलते थे कि वो वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर सकें, मगर आज ऐसा टाइम आ गया है कि लोग वेस्ट इंडीज के लिए इसलिए खेलना चाहते हैं कि एक दिन वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकें। एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो वेस्ट इंडीज का है एट द हाईएस्ट लेवल, उसको अराउंड 80 लाख रुपए यानी 100 और मे बी $100,000 के आसपास मिलते हैं। एक टेस्ट मैच का ऑलमोस्ट $6,000 के आसपास। पर अगर आप पूरा क्रिकेटिंग सर्कल देखो तो ये कंपैरिजन में एक्चुअली बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ एक बीबीएल, और मैं यहाँ पे आईपीएल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बीबीएल के सीजन से ये लोग ऑलमोस्ट इसका 4 गुना कमा लेते हैं। तो अब आ जाते हैं इनकी तीसरी प्रॉब्लम यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे। और अगर हम बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर दीनानाथ रामनरेन ने ये बोला है कि ये कैसा बोर्ड है यार जो इतने टाइम से लो रिजल्ट्स के बावजूद जिंदा है। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, मतलब और कहीं किसी भी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता, कोई प्लान नहीं दिखता। भाई बात तो सही है। पिछले साल वर्ल्ड कप से जस्ट पहले मार्च में बोर्ड ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रपोज किया था द लॉन्ग रन के नाम से। इसमें 2027 तक क्रिकेटर्स के लिए एलीट और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए जाने वाले थे, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया जाने वाला था, गवर्नेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाने वाला था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा मैंने आपको कहा वो थोड़ी बहुत तो आ गई, पर बाकी गोल्स अभी भी बहुत ज्यादा दूर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पैसा अभी 2-3 साल पहले ही आया है। ये एक ओवरनाइट सोल्यूशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसे ग्रास रूट लेवल से फिक्स करना पड़ेगा। 2015 के आसपास इनकी 4th प्रॉब्लम शुरू हुई जिसका नाम है टैलेंट ड्रेन। जितने लोग इस आइलैंड्स में क्रिकेट खेलने लायक थे और ऑफ कोर्स स्कूल लेवल पे भी सबको ये चीज समझ में आ गया था कि यार क्रिकेट एक मींस ऑफ लाइवलीहुड अब नहीं बन सकता है, इसीलिए दूसरे स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल को अपनाया जा रहा था और धीरे धीरे टैलेंट पूल कम होता जा रहा था। बहुत सारे लोग ने तो यूएस जाके ऑड जॉब्स भी करने शुरू कर दिए थे अपने लाइवलीहुड के लिए और बच्चों में भी इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका था स्कूल लेवल पे। आप आज इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो इसका कि वेस्ट इंडीज जहां क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, जहां उनके क्रिकेटर्स को डेमी गॉड का स्टेटस दिया जाता है या था, वहां एक एसोसिएट नेशन की तरह क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आइलैंड्स पे इनको ऐसे प्रोग्राम्स रन करने पड़ रहे हैं जहां बच्चों को गेम से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जहां 5-5 के बच्चों की टीम बना के मैच खिलाया जा रहा है, वो भी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से, जहां से ब्रायन लारा और ड्वेन ब्रावो है। ब्रायन लारा मतलब आज की डेट में नेक्स्ट जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए इनके पास और कोई प्लेयर बचा ही नहीं है। पर चलो अगर बच्चा लोग ये खेल भी रहे हैं तो ये पूरा सोल्यूशन कितना ज्यादा सस्टेनेबल है? व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, पिच। स्टुअर्ट लॉ जो कि वेस्ट इंडीज के पहले कोच हुआ करते थे 2015 के आसपास, उनसे ये पूछा गया कि यार आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या क्या है? आजकल के बैटर्स वो लारा और वो विव रिचर्ड्स वाली बात क्यों नहीं है उन लोगों में? तो उन्होंने कहा कि कैसे होगी ये चीज। आप हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उठा के देख लो। इनिंग्स में पहले 5 ओवर को एक पेस बॉलर डालता है और फिर दूसरे एंड से भी एक पेस बॉलर आता है और फिर 10 ओवर हो जाने के बाद बाकी सारे ओवर्स स्पिनर्स डालते हैं। इसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पे सीखना तो होता ही नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे बैटर्स सारे के सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब सीरीज हार जाए तो इसका सारा इल्जाम कोचिंग स्टाफ पे और प्लेयर्स पे डाल दिया जाता है। एंड इनफैक्ट डैरेन सैमी के साथ अभी यही हो रहा है।
पिच पे इन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप से थोड़ा थोड़ा काम जरूर किया है, टू बी वेरी फेयर टू देम। एंड क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि डोमेस्टिक में रन नहीं बन रहे, इनके सो कॉल्ड सीपीएल में रन नहीं बन रहे थे, तो गेम को एक्साइटिंग करने के लिए स्पिन फ्रेंडली विकेट्स को बदलना पड़ेगा। और हाँ, ये नेचुरली स्पिन फ्रेंडली नहीं है, ये वेयर एंड टेयर की वजह से स्पिन फ्रेंडली बने हैं। इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा से इनके पास फास्ट विकेट्स होती थी। तो 2016 में केन क्राफ्टन को हायर किया जाता है और उस आदमी ने 8 साल की मेहनत लगाई बॉस, जिसमें उन्होंने कई सारी पिचेस में ऑलमोस्ट 2 से 3 इंचेस तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सॉइल को गायब ही कर दिया था, पूरा डिगिंग किया एंड नए सॉइल को लेके आए, ज्यादा घास उगाई और स्टेबिलिटी लाई पिचेस में, और पिचेस को रोल करने से पहले एक अनइवननेस जो होती है उसको हटाया। पर फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ ये एफर्ट इतना काफी था कि एक T20 वर्ल्ड कप को तो एटलीस्ट वो लोग होस्ट कर पाए। पर टेस्ट मैच क्रिकेट का फ्यूचर सच में बहुत ज्यादा डेंजर में है, और अगर उसको आज नहीं सुधारा गया तो आई एम अफ्रेड कि एक कैरेबियन फ्लेयर जो हमें वाइट्स में देखने को मिलता था वो शायद जल्द ही वेयर आउट हो जाएगा। Hey guys, thanks so much for watching this video. अगर आपको पसंद आया तो please hit the like, share and subscribe button down below. As mentioned, and also as a feedback from your side, you know, we're trying to do something very different here at the Uncapped Indians. So hopefully we have your support here, and of course our regular podcast will definitely continue. But this is a genre that we wanted to enter into. This is a thing that we want to also, you know, sort of. Yeah, I mean, we wanted to try this out. So hopefully you like it, and if you like it, then of course, you know, we'll keep doing more of these story sessions with you, more of these analytical sessions with you, because as far as the game of cricket is concerned, it's not just, you know, what happens on the field, but also, you know, 90% of the times, you know, it is dictated by what happens off it, and I'm a strong believer in that, and that's why I started with this West Indies stories, because यार थोड़ा सा हर्ट तो हुआ मेरे, you know, 27 पे जब ये लोग आउट हुए, तो जब टेस्ट मैच में ये सब होता है, when you don't really get to see that fight, तो थोड़ा सा हर्ट तो होता है आपको as a cricket fan. So yeah, that's all that I wanted to do, and yeah, keep showing us the love, and until the next video, take care.